लोकेश सरीन को आखिरकार समझ आ गया था कि चल क्या रहा है और उसने मन ही मन आर्यन को गालियां देना शुरू कर दिया। ये बेवकूफ, इसे पता भी नहीं कि ये किससे पंगा ले रहा है, फिर भी इतना घमंड दिखा रहा है। क्या ये खुद ही मौत को इनवाइट नहीं कर रहा? एक शब्द भी बहस में लगाए बिना उसने झट से दया की भीख मांगी। कमांडर माथुर, मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मेरा श्रीवंश के खिलाफ जाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। ये सब आर्यन की करतूत थी। जी हाँ कमांडर माथुर, इसका हम जैसे छोटे सहायकों से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। गलती पूरी आर्यन की है। मोटे ताजे सहायक ने भी दुखी शक्ल बनाकर अंशुल माथुर से रहम की गुहार लगाई। तुरंत ही बाकी सहायकों और एजेंटों ने भी अंशुल माथुर के आगे हाथ जोड़ दिए और आर्यन को कोसने में एकदम एकजुट हो गए। तुम सब, जब आर्यन ने देखा कि लोकेश सरीन और बाकियों ने अपनी बंदूकें उसकी तरफ तान रखी हैं, तो गुस्से से उसका सिर चकरा गया और वो लगभग बेहोश ही होने वाला था। अंशुल माथुर ने आर्यन और बाकी लोगों को बर्फ जैसी ठंडी निगाह से देखा और बोले, क्या तुम्हें लगता है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत नाम हो जाने से तुम मनमानी कर सकते हो? मैं तुम्हें साफ बता रहा हूं, आज श्रीवंश के साथ तुम्हारे इस बेहुदा और अपमानजनक बर्ताव के आधार पर मैं तुम सबको यहीं मौके पर गोली मार सकता हूं। कितने बड़े बड़े बेवकूफ लोग हैं। अभी मैं दिखाता हूं कि तुमने किससे पंगा लिया है। आर्यन और बाकी लोडर के मारे कांपने लगे और एक शब्द बोलने की हिम्मत तक नहीं कर पाए। लेकिन जो बात उन्हें सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी वो ये थी कि आखिर ये युवक है कौन? भारतीय सेना इसे इतना सम्मान क्यों दे रही है? आपको पता होना चाहिए अंशुल माथुर 2 पदक पाने वाले कमांडर हैं। फिर भी वो इस युवक के सामने इतना अदब से क्यों खड़े हैं? क्या इसका मतलब ये नहीं कि इस युवक की बैकग्राउंड और भी ज्यादा पावरफुल है? उसी पल अंशुल माथुर डिब्बा हाथ में लिए वंश की तरफ बढ़े। फिर उन्होंने डिब्बा खोला, चंदन का डिब्बा आगे किया और पूरे सम्मान के साथ बोले, मिस्टर वंश, ये वो तोहफा है जो चीफ टाइगर ने मुझे खास आपके लिए लाने को कहा था। देश के लिए आपके अहम योगदानों की वजह से चीफ टाइगर ने आपको खास तौर पर एक टोकन, एक पदक और एक सम्मान प्रमाण पत्र से सम्मानित किया है। हालांकि ये छोटा सा तोहफा देश के प्रति आपके योगदान के मुकाबले कुछ भी नहीं है, फिर भी चीफ टाइगर को उम्मीद है कि आप इसे स्वीकार करेंगे। इस वक्त हॉल में मौजूद सभी लोगों ने गर्दन उठाकर उधर देखा और उन्होंने डिब्बे के बिल्कुल बीच में हथेली के साइज का एक टोकन रखा हुआ देखा। वो टोकन काले सोने का बना था और उसके केंद्र में एक सुनहरा दहाड़ता हुआ ड्रैगन हेड जड़ा हुआ था। ड्रैगन हेड इतना सजीव लग रहा था कि जैसे अभी टोकन से उड़कर बाहर आ जाएगा। उसे देखते ही लोगों के अंदर भव्यता और विस्मय का एहसास अपने आप जाग उठा। इसके अलावा ड्रैगन हेड के चारों तरफ 4 बड़े सुनहरे अक्षर साफ साफ उकेरे गए थे। संरक्षक ड्रैगन जनरल, राष्ट्र का संरक्षक जनरल। वहां मौजूद हर कोई दंग था। उन्होंने तो बस इतना सुना था कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिरोध युद्ध के दौरान सिर्फ असाधारण उपलब्धियां हासिल करने वाले सैनिकों को ही टाइगर जनरल कहा जा सकता था। जैसे मुंबई के श्री अंशुल माथुर, एक बाघ सेनापति जिनके कंधों पर 2 सितारे थे। लेकिन जहां तक ड्रैगन जनरल की बात है, उन्होंने तो सच में कभी उसके बारे में सुना ही नहीं था। वंश ने वो भारी टोकन उठाया, उसे हल्का सा थपथ पाया और पूछा, मिस्टर माथुर, गार्जियन ड्रैगन जनरल का मतलब क्या है? अंशुल माथुर ने गंभीर लहजे में कहा, श्री वंश, कमांडर ने कहा कि आप सेना में ज्वाइन नहीं होना चाहते, इसलिए जो मानद पद उन्होंने आपको दिया है वो गार्जियन ड्रैगन जनरल है। राष्ट्र के संरक्षक जनरल भारतीय सेना का सबसे ऊंचा मानद सैन्य पद है। भारत की स्थापना के बाद से आज तक किसी को भी ऐसा सम्मान नहीं मिला। अब आप ही पहले और एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें ये मिला है। ये शब्द सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान को लगा जैसे दिल धड़क धड़क कर सीने से बाहर निकल आएगा। राष्ट्र के संरक्षक जनरल का पद सबसे ऊंचा सैन्य पद, और ये पद सिर्फ इसी युवक को मिला है। क्या इसका मतलब ये नहीं कि 3 स्टार अफसर भी इस लड़के के मुकाबले कुछ नहीं? हे भगवान, इस लड़के ने देश के लिए ऐसा क्या किया है कि इसे इतना बड़ा सम्मान दे दिया गया? एक पल में सबकी निगाहें वंश की तरफ पूरी तरह बदल गईं। उनकी आंखों में सिर्फ हैरानी, श्रद्धा और विस्मय था। हालांकि उनमें से ज्यादातर अमीर और फेमस थे, फिर भी उन्हें अच्छी तरह पता था कि इस युवक के सामने उनकी कोई औकात नहीं थी। और जहां तक मोहिनी की बात है, वो तो बेहद एक्साइटेड थी। अपने प्रेमी को इतना बड़ा सम्मान मिलते देख वो अपनी किसी भी उपलब्धि से ज्यादा खुश थी। मैं आपसे कह रहा हूं, कमांडर माथुर, ये तो एक बेकार सा संकेत है।
मतलब ये बस सेना के सबसे ऊंचे सम्मान की बात है। इसका असल जिंदगी में कोई खास प्रैक्टिकल असर नहीं है, वंश ने बेरुखी से कहा। वंश सचमुच अवाक रह गया। लक्षद्वीप की लड़ाई के बाद ब्लैक टाइगर ने उसे एक पट्टिका दी थी। अब जब वो व्यवस्था नष्ट हो चुकी है तो उस बूढ़े आदमी ने उसे एक और पट्टिका थमा दी है। मुद्दा यह है कि लोगों को डराने के अलावा इस ब्रांडो टोकन का कोई असली काम उसे दिख ही नहीं रहा था। अंशुल माथुर ने मजबूरी भरी मुस्कान के साथ कहा, श्री वंश, लगता है आपको इस टोकन का असली मकसद पता ही नहीं है। इसका असली मकसद क्या है? वंश ने पूछा। अंशुल माथुर ने गहरी सांस ली और बोले, मिस्टर वंश, क्योंकि इस टोकन में आपकी डिटेल्ड पहचान संबंधी जानकारी दर्ज है, इसलिए जब तक आपके पास ये टोकन है, आप भारत के किसी भी सैन्य क्षेत्र में सैनिकों की पूरी रेजिमेंट को अपनी मर्जी से स्वतंत्र रूप से जुटा सकते हैं। ये बात सुनते ही मोहिनी और वहां मौजूद बाकी सभी लोग सदमे में हाँफ उठे। सिर्फ ये टोकन रखने से जब चाहो तब सैनिकों की पूरी रेजिमेंट बुलाने की ताकत मिल जाती है। हे भगवान, ये तो बिल्कुल पागलपन है। क्या ये प्राचीन काल में सैनिकों को जुटाने के लिए इस्तेमाल होने वाली बाघ गिनती जैसी चीज नहीं है? क्या इसका मतलब ये है कि अब से ये लड़का भारत में कहीं भी जो चाहे कर सकता है? ये तो गजब है। हकीकत ये भी थी कि अंशुल माथुर के पास खुद इतनी पावर नहीं थी, इसीलिए वो वंश से बहुत ईर्ष्या भी कर रहे थे। हालांकि इससे उन्हें ये भी समझ आ गया कि ऊपर वाले नेता वंश को कितनी अहमियत देते हैं। अंशुल माथुर की बात सुनकर वंश ने आंखें सिकोड़ ली और सोचने लगा कि नंबर 1 और ब्लैक टाइगर का असली मतलब क्या है और उन्होंने अचानक उसे इतनी ताकत क्यों दे दी। ये तो वाकई शॉकिंग है। लगता है मौका मिलते ही उस बूढ़े आदमी ब्लैक टाइगर से पूछना पड़ेगा, वरना पता भी नहीं चलेगा और कोई आपको यूं ही फंसा देगा। ठीक है मिस्टर माथुर, तो मैं ये उदार तोहफा स्वीकार करता हूं। वंश ने सिर हिलाया और अंशुल माथुर से वो डिब्बा ले लिया। अच्छी बात यह थी कि डिब्बा बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए उसे उठाने ले जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। वंश के डिब्बा लेते ही अंशुल माथुर आगे बढ़े, सावधान मुद्रा में तनकर खड़े हुए और ऊंची आवाज में चिल्लाए, सावधान। आदेश मिलते ही सभी सैनिकों ने छाती तान ली, सिर ऊपर किया और सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। सलाम। फिर सभी सैनिकों ने गंभीरता से वंश तरफ देखा और उसे सलाम किया। समारोह के बाद अंशुल माथुर ने आर्यन और बाकी लोगों की तरफ इशारा करते हुए पूछा, मिस्टर वंश, आप इन लोगों के साथ क्या करना चाहते हैं? क्या इन्हें सैन्य अदालत में भेजना है या यहीं मौके पर मार देना है? सैन्य अदालत, यहीं गोली मार देना। ये सुनते ही आर्यन फूट फूट कर रोने लगा। उसने वंश की तरफ देखा, जमीन पर घुटने टेक दिए और रोते हुए दया की भीख मांगने लगा। मिस्टर वंश, मुझसे गलती हो गई, सच में गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं दोबारा ऐसा करने की हिम्मत कभी नहीं करूंगा। अगर मुझे आपकी पहचान और रुतबा पता होता तो मैं आपके साथ वैसा बर्ताव करने की हिम्मत नहीं करता, चाहे आप मुझे 10,000 जिंदगियां ही क्यों न दे देते। फेमस डायरेक्टर लोकेश सरीन, उसके सहायक और एजेंट सब जमीन पर घुटने टेककर वंश से रहम मांगने लगे। पल भर में चीख पुकार और गिड़गिड़ाने की आवाजें हवा में गूंजने लगीं। वहां मौजूद दूसरे मेहमानों ने आर्यन और बाकी लोगों को सहानुभूति भरी नजर से देखा। कितने बड़े मूर्ख हैं। उस खतरनाक युवक को उकसाने से पहले इन्होंने आंखें खोलकर ठीक से देखा तक नहीं। किसी का एक शब्द इन्हें मौत की सज़ दिलवा सकता है। मोहिनी, तुम्हें क्या लगता है हमें इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए? वंश ने पूछा। मोहिनी ने मुंह बनाकर कहा, अचलो इन्हें सबक सिखाते हैं, वैसे भी इन्हें मारने से कोई फायदा नहीं। ठीक है मिस मोहिनी, मुझे समझ आ गया क्या करना है। अंशुल माथुर ने सिर हिलाया, फिर वंश से बोले, मिस्टर वंश, आगे चलकर अगर आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे संपर्क करिए। आप जब भी बुलाएंगे मैं हाजिर रहूंगा। ठीक है, समझ गया। वंश मुस्कुराया और सिर हिलाया। इसके बाद अंशुल माथुर ने वंश को सलाम किया और फिर आर्यन व बाकी लोगों को सैन्य वाहनों में बिठाकर रेस्तरां से बाहर ले जाने का आदेश दे दिया। ये सैनिक बिना कोई हिचकिचाहट फटाफट आते हैं, फटाफट जाते हैं और बिल्कुल निर्णायक एक्शन लेते हैं। अभी रेस्तरां में मौजूद अमीर और फेमस लोम्स को जिज्ञासा, विस्मय और प्रशंसा की नज़र से देख रहे थे। रेस्तरां मैनेजर विवेक का दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। वो बुरी तरह डरा हुआ था और उसके माथे, पीठ, हथेलियों सब पर ठंडा पसीना था। उसे खुद को बेहद लकी लग रहा था कि उसने आर्यन और बाकी लोगों का साथ नहीं दिया, वरना उसे भी उन्हीं की तरह घसीट कर ले जाया जाता। वंश ने लोगों की उन अजीब निगाहों को इग्नोर किया।
मोहिनी की तरफ देखा और पूछा, मोहिनी, तुम्हारा खाना हो गया? मैंने खाना खा लिया है। मोहिनी ने सिर हिलाया। अब जब खाना हो गया तो चलो बिल पे करके निकलते हैं। वंश मुस्कुराया, फिर एक कार्ड निकाला और विवेक को देते हुए कहा, मैनेजर, आज रात हमारा कितना खर्च हुआ, हिसाब लगा दीजिए, हम बिल चुका देंगे। नहीं नहीं महोदय, हमारे रेस्तरां में आपका खाना खाना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान है, हम आपका पैसा कैसे ले सकते हैं? विवेक ने जोर जोर से सिर हिलाया। वो वंश के हाथ से कार्ड लेने को तैयार ही नहीं था। हम यहां बिना पेमेंट के भागने नहीं आए हैं। जो भी कीमत होगी हम पे करेंगे, वंश ने मुस्कुराते हुए कहा। इतना कहते ही वंश ने कार्ड सीधे विवेक के हाथ में थमा दिया। मिस्टर वंश, ये विवेक असहाय सा लग रहा था। वो सच में वंश के पैसे लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अगर आप पैसे नहीं लेंगे तो इसका मतलब है आप हमारा स्वागत नहीं करते। फिर हम आगे कभी वापस कैसे आएंगे? वंश ने शांत लहजे में कहा। अरे नहीं, नहीं, हम आपका स्वागत कैसे नहीं करेंगे? ये सुनते ही विवेक घबरा गया। हे भगवान, सामने खड़ा आदमी तो ऐसा है जिससे पंगा लेना हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। जब स्वागत है तो पैसे भी रख लीजिए। वंश मुस्कुराया और बोला, वैसे भी यहाँ परोसे गए शाही डिशेज सच में बहुत टेस्टी हैं, इसलिए मैं पेमेंट करने को तैयार हूँ। ठीक है, मिस्टर वंश, मुझे खुशी आप संतुष्ट हैं कि विवेक ने सिर हिलाया, फिर बगल में खड़े वेटर को अपना बैंक कार्ड देते हुए बोला, जल्दी से हिसाब लगाओ कि श्री वंश का कितना बिल बना है और पेमेंट जल्द से जल्द कर दो। जी हाँ, प्रबंधक जी, वेटर ने सिर हिलाया और फौरन बिल लेने चला गया। वेटर के जाते ही विवेक ने अपनी जेब से एक सदस्यता कार्ड निकाला और वंश को देते हुए कहा, मिस्टर वंश, ये हमारे रेस्तरां का डायमंड वीआईपी मेंबरशिप कार्ड है। अब से जब भी आप हमारे रेस्तरां में आएंगे, हम आपके लिए सबसे अच्छा प्राइवेट रूम जरूर तैयार करेंगे और आपके सभी खर्चों पर 50% की छूट होगी। ये हमारी तरफ से आभार का एक छोटा सा टोकन है। उम्मीद है आप इसे स्वीकार करेंगे। जैसे ही विवेक ने डायमंड वीआईपी मेंबरशिप कार्ड निकाला, वहां मौजूद कई लोग उसे ईर्ष्या भरी नजरों से देखने लगे। नंदन वन का डायमंड वीआईपी मेंबरशिप कार्ड पूरे मुंबई इलाके में बेहद कीमती माना जाता है, क्योंकि ऐसे मेंबरशिप कार्ड साल में सिर्फ 10 ही जारी होते हैं। इसलिए भले ही आप नंदन वन में कितना भी खर्च कर दें, कार्ड मिल जाना भी आसान नहीं होता। हालांकि वंश की हैसियत और रुतबा देखते हुए लोगों को ये देखकर भी हैरानी नहीं हुई कि उसे नंदन वन का डायमंड वीआईपी मेंबरशिप कार्ड मिल गया। ठीक है, मैं मैनेजर विवेक का ये उदार प्रस्ताव स्वीकार करता हूं। वंश मुस्कुराया और मेंबरशिप कार्ड ले लिया। वंश को कार्ड लेते देख विवेक भी मुस्कुरा उठा। आखिरकार इतने बड़े आदमी से अच्छे रिश्ते रखना ये अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान है। फिर वंश ने मोहिनी को वो मेंबरशिप कार्ड देते हुए कहा, मोहिनी, तुम्हें यहाँ का माहौल और खाना इतना पसंद आया है तो ये लो कार्ड, जब चाहो आ जाना। ठीक है, तो मैं आपके लिए इसे रख लेती हूँ। मोहिनी ने सिर हिलाया और कार्ड ले लिया। इसके बाद वंश और मोहिनी रेस्तरां से बाहर निकल गए और लोगों के समूह ने उनके सामने 90 डिग्री के कोण पर झुककर अभिवादन किया। वंश नियॉन लाइट्स से जगमगाती सड़कों पर आराम से गाड़ी चला रहा था। कार के अंदर हल्का सा मीठा म्यूजिक बज रहा था। मोहिनी मुस्कुरा रही थी, उसकी आंखों में खुशी झलक रही थी। वो कार की खिड़की से बाहर देख रही थी और धुन के साथ धीरे धीरे गुनगुना रही थी। ठंडा जेड़, वंश ने सिर हिलाकर कहा, मोहिनी, अब कहाँ चलना है? तुम्हें घर छोड़ दूं क्या? मोहिनी ने सिर घुमाया, वंश को एक मोहक मुस्कान दी और बोली, डार्लिंग, क्या तुम सच में मुझे घर छोड़ना चाहते हो? क्या तुम आज रात मेरा फायदा नहीं उठाना चाहते? वंश सन्न रह गया। ये औरत तो पूरी शैतान है, इसने मुझे एक नज़र में पढ़ लिया। उसने बहुत खूबसूरत महिलाएं देखी थीं, लेकिन सामने बैठी मोहिनी सच में अलग ही लेवल की सुंदरी थी। उसका अंदाज मनमोहक और आकर्षक तो है ही, साथ ही उसका फिगर भी पके हुए आड़ू जैसा सुडौल है। इस वक्त मंद रोशनी में मोहिनी का चेहरा किसी खुशबूदार लाल गुलाब जैसा लग रहा था, जिसकी मीठी चमक आंखों को चकाचौंध कर दे। वंश ने कार सड़क किनारे पार्क की, धीरे धीरे मोहिनी की तरफ झुका और उसकी आड़ू फूल जैसी आंखों में टकटकी लगाकर देखने लगा। अचानक वंश ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, मैंने डिसाइड कर लिया है, आज मेरे सामने परोसा गया ये गुलाबी कोमल सा छोटा खरगोश, मैं इसे जरूर खा जाऊंगा। तो अब बताओ, तुम्हारे घर चलें या कोई होटल ढूंढें? हे, इतनी जल्दी क्या है? आज रात मैं तुम्हारी हूं। मोहिनी खिलखिलाकर हंस पड़ी
और उसके शब्दों ने वंश के दिल में जैसे चिंगारी लगा दी। बातों बातों में मोहिनी ने वंश के गाल पर एक किस किया और बोली, डार्लिंग, मैंने आज रात के लिए तैयारियां तो कर ली है, लेकिन क्योंकि ये मेरा पहला अनुभव है, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। तो चलो पहले कोई बार ढूंढते हैं, साथ में ड्रिंक करते हैं। बार? वंश एक पल को चौंका, फिर बोला, मोहिनी, तुम्हें अचानक शराब पीने का ख्याल क्यों आया? मोहिनी ने वंश को आंख मारी और धीमे से कहा, क्योंकि जब मैं नशे में होती हूं, तभी मैं खुद को पूरी तरह तुम्हें सौंपने की हिम्मत कर पाती हूं। ये कहकर मोहिनी के गाल लाल हो गए। उसने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, अब वो वंश की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। मोहिनी की बात सुनकर वंश के मन में हल्की सी हंसी उठी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो लड़की आमतौर पर इतनी बोल्ड और आउटगोइंग रहती है, वो कभी-कभी इतनी शर्मीली भी हो सकती है। पर वंश समझ सकता था। शायद महिलाएं इसी तरह खुद को प्रोटेक्ट करती हैं। वंश ने गहरी सांस ली, सिर हिलाया और बोला, ठीक है मोहिनी, चलो कुछ पीने चलते हैं। ये कहकर वंश बिना किसी खास मंजिल के सड़कों पर गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी ही देर में कार एक नाइट मार्केट वाली सड़क के चौराहे पर पहुंच गई। ये नाइट मार्केट स्ट्रीट काफी जिंदा दिल थी। चारों तरफ कई नाइट क्लब, बार और केटीवी, किचन टीवी थे। अरे, इस रोड पर तो इतने सारे बार हैं, चलो कोई एक चुन लेते हैं। वंश ने इतना कहा ही था और गाड़ी मोड़कर अंदर जाने वाला ही था कि मोहिनी ने अचानक कहा, वंश, गाड़ी चौराहे पर रोक दो, चलो पैदल चलते हैं। ठीक है, पैदल ही चलते हैं। वंश ने ज्यादा नहीं सोचा और हाँ में सिर हिला दिया। इसके बाद वंश और मोहिनी ने चौराहे पर कार पार्क की, बाहर निकले और नाइट मार्केट वाली सड़क पर चल दिए। करीब 10 मिनट से ज्यादा चलने के बाद दोनों नाइट एल्फ नाम के एक छोटे से बार के सामने रुक गए। चलो, मोहिनी ने कहा। ठीक है। वंश ने सिर हिलाया और मोहिनी के साथ बार के अंदर चला गया। अंदर कदम रखते ही अगरबत्ती और शराब की मिलीजुली गंध नाक में आ गई। बार छोटा था, लेकिन उसे बहुत स्टाइलिश तरीके से सजाया गया था और अंदर का माहौल भी पूरा हाइप था। लोग पी रहे थे, डांस कर रहे थे। वहां एक स्ट्रीट सिंगर भी था जो खुरदुरी आवाज में स्टेज पर जिंदगी और सपनों के बारे में गा रहा था। वेटर की गाइडेंस में वंश और मोहिनी ने एक कोने की सीट ली और बैठ गए। आप दोनों क्या पीना चाहेंगे? वेटर ने पूछा। विस्की की 6 बोतलें, मोहिनी ने कहा। डियर, तुम सच में इतना पी सकती हो? वंश ने पूछा। बिल्कुल पी सकती हूं, मोहिनी मुस्कुराई। मैं रंगमहल क्लब की इंचार्ज हूं और ईरेन इंटरनेशनल की चेयरपर्सन हूं। दावतों में मुझे बहुत शराब पीनी पड़ती थी, तो ये मात्रा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो फिर विस्की की 6 बोतलें ले आओ। वंश ने सिर हिलाया और मन ही मन सोचा कि यहां है ही तो भले ये लड़की सच में नशे में हो जाए, वो उसे प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है, कृपया एक पल रुकिए, वेटर ने जवाब दिया और चला गया। मोहिनी ने डांस फ्लोर की तरफ देखा। उसके चेहरे पर थोड़ी उलझन और उदासी उतर आई और वो धीमे से बोली, वंश, क्या तुम जानते हो, मैं इससे पहले कभी किसी बार में नशे में नहीं हुई और ना ही मैंने अपने दोस्तों के साथ कभी पार्टी की है। कई लोगों को मैं अलग थलग और पहुंच से बाहर लगती हूं और कोई मुझसे दोस्ती करने की हिम्मत नहीं करता। इसलिए आज तक मेरा एक भी सच्चा दोस्त नहीं है, क्योंकि जो भी मेरे करीब आता है उसका कोई ना कोई स्वार्थ होता है, या तो बिजनेस से या मेरे पर्सनैलिटी से। क्या तुम्हें नहीं लगता मेरा जीवन बेकार सा हो गया है? वंश ने सिगरेट सुलगाई, एक गहरा कश लिया और धीरे धीरे धुआं छोड़ते हुए बोला, मोहिनी, असल में भगवान सबके साथ बराबरी करते हैं। जब इंसान कुछ पाता है तो कुछ खोता भी है। जब तुम्हारे पास पावर और पैसा आ जाता है तो तुम्हारी जिंदगी आम लोगों से अलग हो जाती है। इसलिए जब तुम दूसरों से जलती हो तो वो भी तुमसे जल रहे होते हैं। मोहिनी ने अपने लाल होंठ भींचे, वंश को देखा और बोली, पर मैं तो ये सब बिल्कुल नहीं चाहती। बाकी लड़कियों ने वो सब जिया है, लेकिन मुझे ही उससे वंचित क्यों रहना पड़ा? मैं पहले ही 27 साल की हो चुकी हूं, देखते देखते बूढ़ी हो जाऊंगी। इसलिए मैंने सोचा आज कुछ अलग करूं, बाहर जाऊं, शराब पीऊं और पूरी तरह बेफिक्र हो जाऊं, ताकि खोई हुई जवानी की भरपाई कर सकूं। ठीक है डियर, जब तुम अपनी खोई हुई जवानी की भरपाई करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। जितना मन करे उतना पियो, चाहे नशे में उल्टी भी कर दो, कोई टेंशन नहीं। वंश महिलाओं की फीलिंग्स अच्छी तरह समझता था, इसलिए उसने आज रात खुलकर साथ देने का फैसला किया। प्रिय, थैंक यू। मोहिनी मुस्कुराई और धीमे से बोली, पगली, मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं। तुम मेरी औरत हो, तुम जो चाहो करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा।
वंश ने हल्की मुस्कान दी और उसके नाक को छूने के लिए धीरे से हाथ बढ़ाया। मोहिनी मीठी हंसी हंस पड़ी, जैसे किसी ने शहद चखा दिया हो। मुझे पता था इस लड़के से प्यार करके मैंने कोई गलती नहीं की। थोड़ी देर बाद वेटर ड्रिंक्स लेकर आ गया। मोहिनी ने व्हिस्की की एक बोतल खोली, 2 पूरे गिलास भरे, एक गिलास वंश को दिया, फिर अपना गिलास उठाकर बोली, मेरे डार्लिंग, चलो अपनी जवानी का जश्न मनाते हैं। ठीक है। वंश मुस्कुराया, अपना गिलास उठाया और मोहिनी के गिलास से टकराया। फिर दोनों ने सिर पीछे किया और गिलास की शराब एक ही घूंट में उतार दी। एक गिलास खत्म होते ही दूसरा और बिना रुके एक के बाद एक गिलास चलते रहे। व्हिस्की की 4 बोतलें खत्म होने के बाद मोहिनी के गालों पर आड़ू जैसी हल्की हल्की लालिमा चढ़ गई। इस वक्त मोहिनी थोड़ी नशे में लग रही थी, लेकिन उसका दिमाग अभी भी काफी हद तक साफ था। उसने शराब भरी सांस छोड़ी, सिर हिलाया और बोली, लगता है मैं सच में बूढ़ी हो रही हूं। मैंने यहां इतना पी लिया और किसी ने मुझसे छेड़छाड़ करने की कोशिश तक नहीं कि मैं बूढ़ी हो रही हूं। अब मैं उन जवान लड़कियों से कंपटीशन नहीं कर सकती। वंश मुस्कुराया और बोला, मोहिनी, क्या तुम हीरो सुंदरी को बचाता है वाला सीन देखना चाहती हो? किसी यंग कपल की तरह रोमांटिक मोमेंट जीना चाहती हो? हाँ, मैं भी ऐसा रोमांस एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, मोहिनी ने होंठ फुलाकर कहा। वंश ने सिर खुजाया और बोला, तो फिर क्या करे? क्या हम किसी को एक्स्ट्रा के तौर पर हायर कर ले जो तुम्हें थोड़ा परेशान करे, और फिर मैं उसे पीट दूं? ये सुनते ही मोहिनी की आंखें चमक उठीं। बहुत बढ़िया, जाओ और कुछ लोग ढूंढो। वंश के अपने आप फड़क गए। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये लड़की इतनी सनकी निकलेगी और हर छोटी बात पर इतना रिएक्ट करेगी। पर अगर वो सच में ये सब महसूस करना चाहती है, तो मैं उसकी इच्छा पूरी करने में मदद कर सकता हूं। वंश अभी सोच ही रहा था कि किसी एक्स्ट्रा को बुलाए या नहीं, तभी उसने 4 संदिग्ध से दिखने वाले आदमियों को अपनी तरफ आते देखा। वंश, तुम हिल क्यों नहीं रहे? तुमने तो कहा था कि तुम एक्स्ट्रा आर्टिस्ट हायर करोगे, मोहिनी ने पूछा। उसकी आंखें अब भी बेपरवाह थीं। हे मोहिनी, लगता है हमें किसी एक्स्ट्रा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वंश मुस्कुराया और पास आते उन चारों आदमियों की तरफ इशारा कर दिया। उन चारों को देखकर मोहिनी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, लगता है मैं अब भी काफी अट्रैक्टिव हूं। वंश और मोहिनी अभी बात कर ही रहे थे कि चारों आदमी उनके पास आ गए। चमड़े की जैकेट पहने और सिर पर हरे बालों का गुच्छा बनाए एक आदमी ने मोहिनी को कामुक मुस्कान के साथ देखा और बोला, सुंदर मैडम, मैं आपको काफी देर से देख रहा हूं। क्या आप हमारे साथ एक ड्रिंक के लिए चलेंगी? मोहिनी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और धीमे से बोली, भाई, मैं आपके साथ पीना तो चाहती हूं, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड अलाउ नहीं करता। अब मैं क्या करूं? वंश ने बेबसी से सिर हिला दिया। उसे पता था मोहिनी जानबूझकर इन लोगों को छेड़ रही है। हाँ हाँ, सुंदर मैडम, आप बस हाँ कर दीजिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। हरे बालों वाले ने मोहिनी के फिगर को घूरा, मुश्किल से अपनी सांस संभाली और अपनी छाती पर हाथ फेर दिया। फिर वो झुका, वंश के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराया, भाई, आपकी बीवी मेरे साथ एक ड्रिंक कर ले तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? जैसे ही हरे बालों वाला बोलना शुरू हुआ, जैकेट पहने बाकी तीनों ने वंश को धमकी भरी नजरों से घूरा, फिर जैकेटें खोलकर कमर में टंगे स्विचब्लेड दिखा दिए। लेकिन वंश ने चारों पर बस एक बेरुखी भरी नजर डाली, शांत रहा और अपनी शराब पीता रहा। दूसरी ओर मोहिनी एक तरफ आराम से बैठी थी, अपनी नाजुक ठुड्डी हल्का सा ऊपर उठाए और बड़े चाव से पूरा सीन एंजॉय कर रही थी। मेरा भाई हुआ तुमसे बात कर रहा है, क्या तुझे सुनाई नहीं दे रहा? छोटे बालों वाले एक आदमी ने वंश पर चिल्लाकर कहा। वंश ने अपना ड्रिंक खत्म किया, गिलास मेज पर रखा, हरे बालों वाले की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, मैं मान सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। वंश के मानते ही हरे बालों वाले ने अपने पीले दांत दिखाते हुए हंसकर कहा, बुरा नहीं दोस्त, तू तो काफी समझदार निकला। अपनी शर्त बता, कितने पैसे चाहिए? बस रकम बोल दे। मेरी शर्त सीधी है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। बोलते बोलते वंश चुपचाप एक खाली शराब की बोतल उठा लेता है। तो फिर तुझे चाहिए क्या? हरे बालों वाले ने पूछा। वंश मुस्कुराकर बोला, क्या मैं तुम्हारी मां को अपने साथ एक ड्रिंक के लिए बुला लूं? वंश की बात सुनकर हरे बालों वाला पहले तो सन्न रह गया, फिर अगले ही पल गुस्से से आग बबूला हो गया। हरामजादे, तू मुझे चिढ़ा रहा है? हरे बालों वाला गुस्से से दहाड़ा। हाँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था, वंश ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान!
वंश की यह हिम्मत देखकर हरे बालों वाला पूरी तरह भड़क गया। उसने हाथ झटकते हुए चीखा, बबलू, गुड्डू, छोटू, तुम तीनों इस बच्चे को कूट कूट कर बाहर फेंक दो। लेकिन उसके पूरा बोलने से पहले ही धड़ाम, आह! हरे बालों वाले ने दर्द से चीख मारी, अपना खून से लथपथ सिर पकड़ लिया और लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हट गया। तू चाहता है कि मेरी औरत तेरे साथ शराब पिए? तू सच में आफत बुला रहा है। वंश ने होंठ सिकोड़ते हुए आधी टूटी बोतल जमीन पर फेंक दी। इस हंगामे से आसपास बैठे मेहमान चौंक गए। कुछ लोग घबराकर हटने लगे, कुछ इधर-उधर भागने लगे और सब डर के मारे देखने लगे। तेरी माँ को छोड़ूं? हरे बालों वाला तमतमाकर दहाड़ा, मारो, इस बच्चे को खत्म कर दो। जी हाँ, भाई हुआ, जैकेट पहने तीनों ने जोर से जवाब दिया। फिर धमकी भरे अंदाज में वंश पर टूट पड़े, लेकिन बिना कुछ कहे। वंश ने मेज से 2 और बोतलें उठाईं और उसकी तरफ दौड़ते 2 आदमियों की ओर बढ़ गया। बैंग, बैंग, दोनों के मुक्कों से बचते ही वंश के हाथ बिजली की तरह चले। उसने बोतलें घुमाई और उनके सिर पर दे मारी। पहले वाले को जोर की चोट लगी, लेकिन हालत ज्यादा खराब नहीं थी, वो बस बेहोश होकर ढेर हो गया। दूसरे वाले के सिर पर बोतल टूटते ही कांच के टुकड़े धंस गए। दोनों के सिर बुरी तरह फट गए थे। खून बह रहा था। ये देखकर आसपास मौजूद कुछ औरतें चीख पड़ीं। तीसरा आदमी वंश को इतनी आसानी से दोनों को गिराते देख दंग रह गया। वंश झट से आगे बढ़ा और उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। धप! दबी हुई आवाज के साथ उसकी नाक से खून बह निकला। आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। पलक झपकते ही जैकेट पहने तीनों गुंडे बेहोश होकर जमीन पर पड़े थे। पीछे बैठी मोहिनी भी जैसे लड़ाई देखकर पूरी तरह जाग गई थी। उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठीं जब उसने वंश को देखा, जो अंधेरे में तेंदुए की तरह उग्र और कंट्रोल में था। यही वो इंसान है जिससे मैं प्यार करती हूं। चाहे कैसी भी मुसीबत हो, ये मेरी पूरी तरह प्रोटेक्शन कर सकता है। सौभाग्य से मुझे इसकी कमी कभी महसूस नहीं हुई। सौभाग्य से। वंश ने हाथ झाड़े, पीछे हट रहे हरे बालों वाले को देखा, एक कदम आगे बढ़ा और अपने दाहिने हाथ से उसकी गर्दन पकड़ ली। फिर वंश ने उसे सिर के बल दीवार से सटा दिया और एक हाथ से उसका चेहरा दीवार पर कसकर दबा दिया। अरे बदमाश, छोड़ मुझे। तुझे पता है मैं कौन हूं? अगर तेरी हिम्मत हुई मेरे साथ ऐसा करने की, तो तू मरेगा। हरे बालों वाला गुस्से से दहाड़ा। उसका चेहरा दीवार से चिपका हुआ था। शब्द तो बहुत कड़े थे, लेकिन उसके दिमाग में असली टेंशन ये थी कि हो क्या रहा है। उसके तीनों साथी कमजोर नहीं थे, सब काफी स्किल्ड थे, आराम से 2-3 लोगों को एक साथ संभाल लेते। फिर आज इतनी आसानी से कैसे हार गए? ये लड़का कौन है? ये तो गजब का है। हरे बालों वाले की बातें सुनकर वंश हल्का सा हंसा और बोला, हरे बालों वाले कछुए, चल बता तू है कौन। देखते हैं तू मुझे डरा पाता है या नहीं। हरामजादे, मैं कबीर चौहान हूं, जियाओलोंग सोसाइटी के व्हाइट ड्रैगन हॉल का डिप्टी लीडर। तू अगर जीना है तो अभी मेरे सामने घुटने टेक कर सिर झुका। इस अंडरवर्ल्ड में कौन मुझसे पंगा लेने की हिम्मत करता है? तुझे लगता है आज रात तूने मुझे छू लिया तो कल तेरे घरवालों को तेरी लाश भी नहीं मिलेगी? वो क्रूरता से बोला। जियाओलोंग सोसाइटी सुनते ही बार में बैठे कुछ लोगों के चेहरे बदल गए। वो वंश को दया भरी नजरों से देखने लगे, जैसे अब इसका बुरा हाल होना तय हो। द जियाओलोंग सोसाइटी। वंश ने आंखें सिकोड़ ली, कान खुजलाया और बोला, हे तो तू भी यशवंत के बंदों में से है। आप हमारे बॉस यशवंत को कैसे जानते हैं? आप आखिर हैं कौन? हरे बालों वाले ने शक से पूछा। मेरा नाम वंश है, वंश ने मुस्कुराकर जवाब दिया। क्या तुम वंश हो? उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हाँ बिल्कुल, वंश ने सिर हिला दिया। ये सुनते ही वो डर के मारे पीला पड़ गया और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। आज मुंबई के अंडरवर्ल्ड में बहुत लोगों ने वंश का नाम रुतबा सुना था, भले ही उन्होंने उसे सामने से कभी देखा न हो। आयरन ब्लड अलायंस का मास्टरमाइंड, पाताल लोक का परम युद्ध देवता। और सबसे बड़ी बात, आयरन ब्लड अलायंस अब बिना शक नंबर 1 ताकत है। हरे बालों वाले ने किसी तरह खुद को संभाला, बनावटी मुस्कान लाकर बोला, हे तो आप बॉस वंश हैं। क्या संयोग है। बॉस वंश, मुझे बहुत अफसोस है, मुझे पता नहीं था कि आप हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसी बेवकूफ़ी कभी नहीं करता। आपने तो मेरे माथतों को पीट दिया, अब आपका गुस्सा भी निकल गया होगा, है ना? प्लीज़ हम पर दया कर दीजिए। तू चाहता है कि मैं तुझे छोड़ दूं? ठीक है। वंश ने आंखें सिकोड़ ली। मुझे बता, यशवंत इस वक्त कहाँ छिपा है? कबीर चौहान ने बेबसी से मुस्कुराकर कहा, बॉस वंश, हमें भी नहीं पता बॉस यशवंत कहाँ हैं। हमारे लोग भी उन्हें ढूंढ ही रहे हैं। तू सच में नहीं जानता या जानकर भी नाटक कर रहा है? वंश ने ठंडे लहजे में पूछा। बॉस वंश,
मुझे सच में नहीं पता। आप मुझे पीट पीट कर मार भी दें, फिर भी मुझे नहीं पता चलेगा, वो उदास शक्ल बनाकर बोला। वंश ने कबीर चौहान की आंखों में ध्यान से देखा। उसे लगा ये झूठ नहीं बोल रहा, तो उसने उसे जमीन पर धक्का दिया और कहा, जब तुझे पता ही नहीं तो दफा हो जाए यहां से। थैंक यू बॉस वंश। मैं अभी जाता हूं, अभी जाता हूं। इतना कहकर कबीर चौहान जमीन से उठा और पलट कर जाने लगा। रुक, वंश ने अचानक उसे आवाज दी। बॉस वंश कुछ और। कबीर चौहान कांपते हुए पीछे मुड़ा। यशवंत वापस आए तो उसे बोल देना, मैं वंश जल्द ही आकर उसके कुत्ते की जान ले लूंगा। वंश ने ठंडे स्वर में कहा। जी हां बॉस वंश, मैं आपकी बात बॉस यशवंत तक जरूर पहुंचा दूंगा। इतना कहकर हरे बालों वाले को अपने तीनों गिरे हुए गुर्गों की कोई परवाह नहीं रही। वो पलटा और बार से ऐसे भागा जैसे पैरों में तेल लगा हो। ये तमाशा भी जल्दी ही खत्म हो गया। बार में मौजूद कुछ लोग वंश की तरफ इशारा करके कानाफूसी करने लगे, लेकिन वंश ने सब इग्नोर किया और मोहिनी के बगल में आकर बैठ गया। वो मुस्कुराकर बोला, मोहिनी, अभी अभी वाला हीरो सुंदरी को बचाता है मोमेंट कैसा लगा? मोहिनी ने मनमोहक मुस्कान के साथ कहा, हम बुरा नहीं, तुम पास हो गए। अब जब मैं पास हो गया तो क्या हम जा सकते हैं? वंश ने हंसते हुए पूछा। आखिरी बोतल खत्म करके चलें तो कैसा रहेगा? मोहिनी ने व्हिस्की की आखिरी बोतल की तरफ इशारा किया। वंश ने मेज पर रखी आखिरी बोतल देखी और बेबसी से सिर हिला दिया। खैर, थोड़ी ही देर में इस लड़की ने व्हिस्की की एक और बोतल उड़ा दी। मानना पड़ेगा, ये महिला वाकई शराब बहुत झेल लेती है। तो क्या पियोगे या नहीं? बस एक ही बोतल बची है, इसे खत्म करके निकलते हैं। मोहिनी ने नखरे दिखाते हुए कहा। ठीक है, पी लेते हैं। वंश मुस्कुराया और सिर हिलाया। हे डार्लिंग, मुझे पता था तुम सबसे बेस्ट हो। बोलते बोलते मोहिनी ने फिर से शराब डालनी शुरू कर दी। दो लोगों में बैंटी हुई वो एक बोतल भी जल्दी ही खाली हो गई। आखिरी बोतल खत्म होते ही वंश बोला, मोहिनी, शराब खत्म, चलो अब निकलते हैं। इतना बोलते बोलते वंश बिल चुकाने के लिए वेटर को बुलाने ही वाला था। कपड़े। वंश ने अभी एक शब्द ही बोला था कि मोहिनी तुरंत बोल पड़ी। रुको, क्या हुआ? कुछ और है? वंश ने पूछा। मोहिनी ने वंश की गर्दन के चारों तरफ बाहें लपेट दी और उसके कान में फुसफुसाई, डार्लिंग, कुछ एक्साइटिंग करना चाहोगे? कुछ एक्साइटिंग? वंश एक पल को ठिठक गया। समझ नहीं पाया कि ये क्या करने जा रही है। मोहिनी ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, चलो पैसे नहीं देते, भाग चलते हैं। उसके ये बेहुदा से शब्द सुनकर वंश के होंठ फड़क गए। उसने व्यंग्य में मुस्कुराकर कहा, मोहिनी, ये तेरे मुंह से निकली बातें लग ही नहीं रहीं। तू विद्रोही टीनेजर जैसा बिहेव क्यों कर रही है? हे, डार्लिंग, सही कह रहे हो। बस थोड़ी देर के लिए रिबेल बनना चाहती हूं। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मोहिनी ने वंश को उम्मीद भरी नजरों से देखा। ठीक है, जब तू मस्ती करना चाहती है तो आज रात फुल मस्ती करते हैं। वंश ने सिर हिलाया। फिर मोहिनी का छोटा सा हाथ पकड़कर बोला, थोड़ी देर में मेरा हाथ कसकर पकड़ लेना। मैं कहूं भागो तो हम दोनों साथ भागेंगे। अच्छा। मोहिनी ने सिर हिलाया। उसकी खूबसूरत आंखें एक्साइटमेंट से भर गईं। फिर वंश ने मोहिनी का हाथ पकड़ा, खड़ा हुआ और उसे लेकर बार से बाहर निकलने लगा। लेकिन जैसे ही वो दोनों दरवाजे पर पहुंचे, एक वेटर ने रास्ता रोक लिया। सर, आपने अभी तक भुगतान नहीं किया है, वेटर ने बिना किसी भाव के कहा। यार, मुझे तुझसे एक बात डिस्कस करनी है। वंश मुस्कुराया और वेटर के गले में हाथ डाल दिया। क्या बात है सर? वेटर हैरान होकर बोला। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड आज रात खाना पीना करके बिना पैसे दिए भागना चाहते हैं। वंश मुस्कुराया और अपनी बांह जोर से घुमाकर वेटर को करीब 5 या 6 फीट दूर फेंक दिया। भागो। मौका देखते ही वंश ने मोहिनी का हाथ पकड़ा और बार से बाहर दौड़ पड़ा। अरे रुको, भागो मत, वेटर चिल्लाया और उनके पीछे भागा। लेकिन जब तक वो बाहर निकला, वंश और मोहिनी भीड़ में गायब हो चुके थे। उन्हें ढूंढ पाना नामुमकिन था। धिक्कार है, तुम दोनों कमीनों, दोबारा यहां आए तो पछताओगे, बारटेंडर ने गुस्से में कई बार चिल्लाया, फिर झल्लाकर अंदर चला गया। वंश मोहिनी को लेकर दौड़ता हुआ जल्दी ही नाइट मार्केट वाली सड़क के चौराहे तक पहुंच गया। मेरी प्यारी मोहिनी, ये बिना पैसे दिए भागने वाला एक्सपीरियंस कैसा लगा? वंश ने हाफती झुकी हुई मोहिनी को देखा और मुस्कुराकर पूछ ही लिया। तुम तो मुझे थका दोगे। हालांकि मोहिनी की सेहत अच्छी थी, लेकिन वंश की दौड़ने की रफ्तार गजब की थी, इसलिए वो भी हांफने लगी। वंश ने कंधे उचकाए। मोहिनी, यही तो तू चाह रही थी, खाकर भागना।
मैं अब कभी खाना खाकर बिना भुगतान किए नहीं भागूंगी। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मोहिनी ने जीभ बाहर निकालकर कहा। वंश खुलकर हंसा। ठीक है, मोहिनी हीरो ने सुंदरी को बचाया भी हो गया, फ्री में खाना भी हो गया, अब होटल नहीं चलना चाहिए। मोहिनी ने हाथ बढ़ाकर वंश की छाती पर थपथ पाया और शरारती डॉट में बोली, तुम्हारे दिमाग में बस यही सब चलता रहता है। वंश ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, जैसा पुराने जमाने में कहते थे, वसंत की रात का एक पल 1000 सोने के सिक्कों के बराबर होता है। कितने बुरे इंसान हो तुम। ये सुनते ही मोहिनी का चेहरा और लाल हो गया। अभी पता चला कि मैं बुरा आदमी हूं? वंश हंसकर बोला। अफसोस, अब पता चल गया तो भी देर हो चुकी है। इतना कहकर वंश ने मोहिनी का हाथ पकड़ा, उसे कार में बिठाया। कार स्टार्ट की और नाइट मार्केट वाली सड़क से निकल गया। इसके बाद वंश ने गाड़ी चलाकर पास के ही एक स्टार रेटेड होटल के सामने रोक दी। कार पार्क करके वंश और मोहिनी साथ में होटल के अंदर चले गए। वंश और मोहिनी को, जिनके चेहरे लाल थे और जो हल्का सा लड़खड़ा रही थीं, अंदर आते देख रिसेप्शनिस्ट के चेहरे पर समझदार सा एक्सप्रेशन आ गया। आखिर वो ऐसे सीन पहले भी कई बार देख चुकी थी। सर, आपको किस तरह का कमरा चाहिए? रिसेप्शनिस्ट ने प्रोफेशनल मुस्कान के साथ पूछा। किंग साइज बेडरूम, वंश ने जवाब दिया। फिर अपना पहचान पत्र रिसेप्शनिस्ट को दे दिया। जी श्रीमान। जैसे ही रिसेप्शनिस्ट ने वंश का आईडी लिया, उसने चुपके से वंश की बाहों में सिमटी मोहिनी पर नजर डाल ली। उसकी आंखों में हैरानी की चमक आ गई। कितनी खूबसूरत महिला है। खुद महिला होने के बावजूद उसे जोर की जलन हुई। लगता है खूबसूरत फूल अक्सर गलत जगह बर्बाद हो जाते हैं। चेक इन के बाद वंश ने मोहिनी को लिफ्ट तक सहारा दिया, फिर कमरे तक ले गया। जैसे ही कमरे की लाइट्स जली और दरवाजा बंद हुआ, वंश ने उसकी पतली कमर कसकर पकड़ ली, फिर झुककर मोहिनी के लाल होठों को चूम लिया। वंश के अचानक जोशीले किस ने मोहिनी को चौंका दिया। उसकी आंखें फैल गईं। उसका प्यार महसूस करते ही मोहिनी ने भी पूरे जोश से उसे जवाब दिया। लेकिन जब वंश का हाथ मोहिनी के शरीर को छूने लगा, तो उसने वंश का हाथ कसकर पकड़ लिया। मीठी आवाज में धीमे से फुसफुसाई, डार्लिंग, पहले नहा ले। ठीक है, चलो साथ में नहाते हैं। वंश ने शरारती मुस्कान के साथ मोहिनी को अपनी बाहों में उठा लिया। अरे, तुम क्या कर रहे हो? अचानक उठाए जाने पर मोहिनी इतनी हैरान हो गई कि उसने खुशी घबराहट में आंखें कसकर बंद कर लीं। हाँ, नहाने के लिए ही तो। अरे बाप रे, मेरा मतलब था मैं पहले नहा लूंगी। मैं अकेले नहाऊंगी। अरे, अकेले नहाने में मजा नहीं आता। चलो साथ में नहाते हैं। वंश दिल खोलकर हंसा, फिर गुस्से में फूली हुई लड़की को उठाकर बाथरूम में ले गया। थोड़ी देर बाद वंश मोहिनी को बाथरूम से बाहर निकालकर वापस कमरे में ले आया। वंश की बाहों में सिमटी मोहिनी का चेहरा गोरा, सुडौल और अंडाकार था। बादाम जैसी आंखों में एक अलग ही मोहक आकर्षण था। वो शर्म से सिकुड़ी हुई थी। वंश की आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अपनी बाहों में इस खूबसूरत महिला को देखकर वंश की आंखें थोड़ी नमसी हो गईं। हालांकि आम दिनों में भी मोहिनी बहुत आकर्षक और सेक्सी लगती थी, फिर भी इस वक्त वो किसी और ही लेवल की परिपक्व, खूबसूरत और नाजुक लग रही थी। वंश ने उसे धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया। देखते देखते कमरे का तापमान तेजी से बढ़ गया। कमरे में सिर्फ उस आदमी की भारी भारी सांसें और उस औरत की कोमल, दर्द भरी कराहें सुनाई दे रही थीं, जो साथ साथ ऊपर नीचे हो रही थी। उस मनमोहक रात के बारे में और कुछ कहने की जरूरत नहीं। अगली सुबह, हालांकि वंश ने एक महिला के साथ जोशीली रात बिताई थी, फिर भी उसे बिल्कुल थकान महसूस नहीं हुई और वो जल्दी उठ गया। वंश, जो सिर्फ शॉर्ट्स में था, फ्रेंच विंडो के सामने खड़ा होकर मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा था। एक पूरा सेट खत्म करते ही वंश को तुरंत ताजगी महसूस हुई। डार्लिंग, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? क्या तुम्हें थकान नहीं हो रही? उसी पल बिस्तर की तरफ से एक दबी हुई आवाज आई। वंश ने मुड़कर देखा। मोहिनी नींद भरी नजरों से उसे देख रही थी। उसकी धुंधली सी आंखें, उभरे लाल होंठ, कंबल से आधी ढकी लंबी टांगें और जेड जैसी सुडौल बाहें उसमें एक ऐसा आकर्षण जगा रही थीं जो आम वक्त से बिल्कुल अलग था। अरे, मेरा शरीर लोहे का बना है, मैं कैसे थक सकता हूं? वंश मुस्कुराया, फिर बिस्तर के पास आया, झुककर मोहिनी के गाल, फिर माथे और भौहों पर किस किया। मोहिनी ने आंखें हल्की सी बंद कर ली। उसका दिल मिठास से भर गया। मैं सच में इस छोटे आदमी की पत्नी बन गई हूं। तभी, जैसे ही वंश उसके गुलाबी होंठों को चूमने वाला था, मोहिनी पीछे हटकर बोल पड़ी, मुझे मत चूमो, मैंने अभी तक ब्रश नहीं किया। हा, मेरी मोहिनी ब्रश न भी करे।
फिर भी उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। वंश हंसते हुए आगे बढ़ा, किस करने ही वाला था कि अरे, मैंने कहा ना, मैंने ब्रश नहीं किया, मुझे मत चूमो। क्या कल रात तुमने मुझे काफी नहीं चूमा था? मोहिनी ने तुरंत चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। ठीक है, अब नहीं करता। वंश मुस्कुराया, उसके बालों पर हाथ फेरा और पूछा, अभी भी वहां दर्द हो रहा है क्या? तुम क्या सोचते हो? मोहिनी ने वंश को घूरा, फिर कमजोर सी आवाज में बोली, ये मेरा पहला अनुभव था और तुम जरा भी नरमी से पेश नहीं आए। वंश हंसते हंसते बोल पड़ा, मोहिनी, तुम मुझे पूरा दोष नहीं दे सकती, आधी रात हो चुकी थी। उफ, चुप करो, तुम बहुत परेशान करते हो। मोहिनी ने हाथ बढ़ाकर वंश को एक थप्पड़ मारा और जल्दी से अपना सिर कंबल में छुपा लिया। फिर भी जैसे ही उसे पिछली रात की वो सारी हरकतें याद आई, मोहिनी का चेहरा फिर से लाल पड़ गया। उसने सोचा था कि पहला अनुभव है तो वो थोड़ी संकोची रहेगी, लेकिन रात के दूसरे हिस्से में उसने खुद को भी कंट्रोल से बाहर पाया। सोचना भी मुश्किल है कि वो पागल औरत में ही थी। बिस्तर पर लेटी उस खूबसूरत महिला को देखकर वंश के अंदर फिर से चाहत की लहर उठी। उसने हाथ चादर के नीचे डाल दिए और शरारती मुस्कान के साथ बोला, मोहिनी, सुबह सुबह थोड़ी कसरत कर ले। नहीं, तुम बहुत बुरे इंसान हो। जैसे ही वंश ने उसे छुआ, मोहिनी हाँफ उठी और झट से बच निकली। उथल पुथल वाली रात के बाद वो सच में फिर से रिपीट से बहुत डर रही थी। सौभाग्य से उस आदमी के साथ दो और महिलाएं थीं, वरना वो उसकी बेशुमार एनर्जी सह नहीं पाती। इसी बीच जैसे ही वंश चादर उठाने वाला था, उसका फोन वाइब्रेट हुआ। वंश ने फोन उठाया, स्क्रीन पर रिया का कॉल था। लगता है उसे पता चल गया कि मैं कल रात घर नहीं आया, वरना अभी कॉल नहीं करती। वंश ने सिर खुजाया और कॉल उठा लिया। वंश, क्या तुम कल रात घर नहीं गए थे? कॉल लगते ही रिया की आवाज आई। हाँ, कल रात में एक दोस्त के साथ बहुत ज्यादा पी गया था, वापस नहीं आ पाया। वंश ने कहा, तुम अभी कहाँ हो? क्या तुम आकर मुझे और रूही को पिक कर सकते हो? रिया ने शांत लहजे में पूछा। जरूर, मुझे 20 मिनट दो, मैं अभी आता हूं। वंश ने टाइम देखकर जवाब दिया। ठीक है, 20 मिनट, मैं इंतजार करूंगी। इतना कहकर रिया ने फोन काट दिया। फोन रखते ही वंश ने मुड़कर देखा, मोहिनी उसे शातिर नजरों से देख रही थी। मोहिनी ने पूछा। हाँ, वंश ने सिर हिलाया। अगर उसे तुमसे मिलना जरूरी है तो तुम्हें जल्दी जाना चाहिए, मोहिनी ने कहा। और तुम्हारा क्या? वंश ने पूछा। मैं थक गई हूं, थोड़ा और आराम करना चाहती हूं। मेरी टेंशन मत लो, तुम चले जाओ, मोहिनी ने हाथ हिलाकर कहा। ठीक है मोहिनी, अगर कुछ भी हो तो तुरंत मुझे कांटेक्ट करना। तू जब भी बुलाएगी मैं वहीं हाजिर रहूंगा, वंश ने कहा। मोहिनी ने बस गुनगुनाकर जवाब दिया और कुछ नहीं बोली। इतना कहकर वंश ने कपड़े पहनने शुरू कर दिए। कपड़े पहनकर वंश ने मोहिनी के माथे पर किस किया और धीरे से बोला, मोहिनी अब आराम कर, मैं जा रहा हूं। अच्छा। मोहिनी ने बिल्ली के बच्चे की तरह आज्ञाकारी तरीके से सिर हिला दिया। वंश कमरे से निकलने से पहले भी अनमने मन से 2-3 बार मोहिनी को देखता रहा। दरवाजा बंद होते ही मोहिनी छत को घूरती रही और धीमे से आह भर दी। होटल से निकलते ही वंश ने कार स्टार्ट की, एक्सीलेटर दबाया और सीधे मेपल लीफ विला नंबर 6 की तरफ चल पड़ा। जब 20 मिनट में पहुंचने का वादा किया है तो 20 मिनट में ही पहुंचना होगा, वरना रिया शायद नाराज हो जाए। वो तेजी से जा रहा था कि आधे रास्ते में वंश के फोन की घंटी फिर बज उठी। वंश ने फोन निकाला, देखा तो अन्विता का कॉल था, तो वंश ने कॉल उठा लिया। अन्विता, अब कैसा लग रहा है? बेहतर हो? वंश ने पूछा। अब बेहतर लग रहा है, अन्विता ने जवाब दिया। फिर बोली, वंश, परसों रात तुम्हारी वजह से ही मैं बच गई, वरना शायद अब तक मर चुकी होती। मैं तुम्हें धन्यवाद कहना चाहती हूँ। अरे, थैंक यू की जरूरत नहीं, हम दोस्त हैं, तुम मुसीबत में हो तो तुझे हेल्प करना तो बनता ही है, वंश ने मुस्कुराकर कहा। अन्विता ने सहमति में हल्का सा गुनगुनाया। फिर वैसे वंश, क्या आज तुम्हारे पास समय है? हाँ, बोल, वंश ने पूछा। अगर टाइम हो तो क्या तुम इधर आ सकते हो? मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। वंश ने सोचा अन्विता के होश में आने के बाद उससे मिलने भी नहीं गया, तो उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं बाद में मिलने आ जाऊंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। वंश ने जवाब दिया और कॉल कट कर दी। करीब 10 मिनट बाद कार मेपल लीफ विला नंबर 6 पर पहुंच गई। वहां दो बहनें थीं, रिया और रूही, और रिया बेहद आकर्षक लग रही थी। लेकिन जैसे ही वंश ने सिर घुमाया और दोनों बहनों की आंखों से उसकी नजरें मिली, वो अचानक घबरा गया। रिया, रूही, जल्दी से गाड़ी में बैठो। वंश ने गहरी सांस ली, कार की खिड़की नीचे की, मुस्कुराया और हाथ हिलाया।
जब रिया और उसकी बहन ने वंश को आते देखा तो दोनों चलकर कार में बैठ गईं। कार में बैठते ही वंश ने इंजन स्टार्ट किया और विला से गाड़ी निकालकर निकल गया, शहर के नंबर 1 मिडिल स्कूल के रास्ते में। रूही ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वंश को घूरते हुए पूछा, भाई वंश, कबूल कर लो तो नरमी बढ़ती जाएगी, विरोध करोगे तो कड़ी सजा मिलेगी। बताओ, कल रात तुम कहाँ घूमने गए थे? मस्ती वस्ती कुछ नहीं, कल रात बस एक दोस्त के साथ थोड़ी ड्रिंक्स पी ली थीं। वंश ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। क्या तुमने सच में बस शराब पी है? रूही ने शक भरी निगाहों से वंश को देखा। वंश कुछ बोलने ही वाला था कि रिया ने ठंडे लहजे में कहा, रूही, ये बड़ों का मामला है, इसमें दखल मत दो। बहन, मैं तो बस आपकी चॉइस चुनने में मदद कर रही हूं। रूही ने नाराजगी से रिया की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोली, क्या बकवास कर रही हो? मुझे तुम्हारी किसी निगरानी की जरूरत नहीं है। वंश ने जो किया उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। रिया ने रूही को घूरकर देखा, उसका चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। बहन, गुस्सा मत करो, मैं अब और कुछ नहीं पूछूंगी। रिया को सच में भड़कता देख रूही तुरंत पीछे हट गई और जल्दी से चुप हो गई। रास्ते भर रूही कभी वंश को कभी रिया को देखती रही और मन ही मन सोचती रही कि इन दोनों के बीच चल क्या रहा है। उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसकी बहन को वाकई गुस्सा आया है, बस वो उसे दबा रही है। वंश ने भी शायद ये बात भांप ली थी, इसलिए वो चुपके से रिया की तरफ देखता रहा। लेकिन रिया अपने हाथ में मौजूद टैबलेट में लगी रही, उसने वंश की तरफ देखा तक नहीं। रूही को नंबर 1 मिडिल स्कूल में उतारने के बाद कार में सिर्फ वंश और रिया रह गए। कंपनी जाते वक्त वंश बार बार रिया से बात करने का मौका ढूंढता रहा, लेकिन रिया लगातार अपना कंप्यूटर देखती रही और बात करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। जब कार कंपनी के एंट्रेंस पर पहुंची, रिया ने वंश की तरफ देखा और बिल्कुल भावहीन होकर पूछा, वंश, कल रात तुमने क्या किया? कुछ खास नहीं, बस एक दोस्त के साथ जरूरत से ज्यादा पी ली, फिर उसी के घर सो गया। वंश ने जवाब दिया। तुम्हारा दोस्त लड़का है या लड़की? रिया ने फिर पूछा। वंश ने दुविधा में रियरव्यू मिरर में रिया को देखा और सोचने लगा कि सच बोल दे या नहीं। वंश को चुप देखकर रिया की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है तुम जिस दोस्त की बात कर रहे हो वो एक महिला है। रिया की बात सुनकर वंश चौंका और सोचने लगा कि रिया को ये सब पता कैसे चला। तुम पूछना चाहते हो कि मुझे कैसे पता चला, है ना? रिया ने फिर कहा। वंश चुप रहा। रिया ने गहरी सांस ली और शांत लहजे में कहा, तुम पर परफ्यूम लगा हुआ है। खुशबू बहुत हल्की है, लेकिन मुझे महसूस हो रही है। गैब्रियल परफ्यूम, शनेल का 15 साल बाद पहला नया परफ्यूम। वाह, लगता है उस महिला का टेस्ट काफी अच्छा है। रिया की बातें सुनकर वंश का दिल तुरंत कस गया। हे भगवान, इस औरत की नाक कुत्ते जैसी है क्या? इतनी हल्की खुशबू भी पकड़ ली। वंश ने हल्की खांसी ली। रिया, मुझे समझाने दो। क्या समझाना है? रिया ने वंश की आंखों में सीधा देखते हुए कहा, मुझे क्यों समझाओगे? तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। समझाने की जरूरत ही क्या है? ऐसी खूबसूरती जो सल्तनतें गिरा दे। ठीक है, बस मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में दखल नहीं दे सकती। आखिर हम सिर्फ सहकर्मी हैं, सीनियर और जूनियर। रिया ने ठंडे स्वर में कहा। फिर कार का दरवाजा खोला, बाहर निकली और सीधे कंपनी की तरफ चल दी। ये पहली बार था जब वंश ने किसी लड़की को ऐसी बातें कहते सुना था और पहली बार उसने किसी की आंखों में ऐसी ठंडी नजर देखी थी। उसके दिल में एक अजीब सी टीस उठी। वो रिया को खाली निगाहों से देखता रहा जब तक वो उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। स्नैप! वंश ने सिगरेट जलाई, एक गहरा कश लिया और धुएं का लंबा सा झोंका बाहर छोड़ा। धुएं में घिरे उसके चेहरे पर बेबसी और कड़वाहट साफ झलक रही थी। वंश मानता था उसे रिया पसंद है, लेकिन रिया की वजह से नेहा, आयुषी और मोहिनी के लिए जो फीलिंग्स थीं, उन्हें वो छोड़ने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाया। वो सरासर गैर जिम्मेदारी होती। सच कहूं तो मैं स्वार्थी हूं। मुझे एक से ज्यादा लड़कियों से प्यार हो गया है। फिर भी उसे इसका अफसोस नहीं था, क्योंकि ये सब वही महिलाएं थीं जिनसे वो सच में प्यार करता था। क्या प्यार में सच में कई लोग शामिल हो सकते हैं? वंश को नहीं पता था, उसे खुद भी क्लियर नहीं था। पर वो जानता था रिया साफ तौर पर इसे एक्सेप्ट करने में असमर्थ है। अगर एक्सेप्ट नहीं कर सकती तो इस प्यार को शुरू ही मत होने दो। उसने रिया के फैसले का सम्मान किया। कुछ ही कश में सिगरेट खत्म करके वंश ने सिगरेट का टुकड़ा फेंक दिया और दूसरे पीपुल्स हॉस्पिटल की तरफ गाड़ी बढ़ा दी। एक ही समय पर रिया पहले ही कंपनी के अंदर जा चुकी थी।
रास्ते में स्टाफ ने रिया को गुड मॉर्निंग वगैरह कहा, लेकिन रिया ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो बिना भाव के आगे बढ़ी और लिफ्ट में चली गई। सबको लगा कुछ गड़बड़ है, क्योंकि रिया जो आमतौर पर शालीन, उदार और दयालु रहती थी, आज बिल्कुल अलग लग रही थी। हालांकि कोई भी प्रेसिडेंट के मामलों पर ज्यादा चर्चा करने की हिम्मत नहीं करता। सब बस कुछ मिनट फुसफुसाए और फिर अपने अपने काम में लग गए। ऑफिस की तरफ जाते हुए रिया का मन वंश के साथ बिताए पलों में उलझता चला गया। वो टुकड़े उसके दिमाग में फिल्मों की तरह चलने लगे। याद आते ही रिया की आंखों में आंसू भर आए। स्टाफ की नजरों से बचने के लिए रिया लगभग दौड़ती हुई अपने ऑफिस में घुस गई। ऑफिस में आते ही वो अपनी डेस्क के पीछे बैठ गई। आंसू रोक नहीं पाई और बहते चले गए। उसने चेहरा हथेलियों में छिपा लिया, कंधे कांप रहे थे। पता नहीं वो कितनी देर यूं ही बैठी रही, लेकिन जब उसने सिर उठाया तो उसकी आंखें लाल थीं। रिया ने गहरी सांस ली, बैग से अभी अभी खरीदे गए 2 मूवी टिकट निकाले, उन्हें मसलकर गेंद बना दिया और कूड़ेदान में फेंक दिया। दूसरी ओर वंश चिढ़ा हुआ सा गाड़ी चलाता रहा। फिर उसे अन्विता से मिलने की बात याद आई। सोचा दूसरों को अफेक्ट न करे, इसलिए अपने इमोशंस कंट्रोल में रखना ही ठीक है। हॉस्पिटल जाते हुए वंश ने फलों की एक टोकरी और फूलों के 2 गुलदस्ते खरीद लिए। आखिर हॉस्पिटल में दोस्त से मिलने खाली हाथ थोड़ी जाते हैं। कार को दूसरे पीपुल्स हॉस्पिटल पहुंचने में 20 मिनट से थोड़ा ज्यादा लग गया। एंट्रेंस पर कार पार्क करके वंश फल और फूल लेकर बाहर निकला। जैसे ही वंश कार से उतरा, उसने देखा कि हॉस्पिटल के आसपास सादे कपड़ों में काफी लोग पहरा दे रहे थे, एकदम गुंडों वाली फील। लेकिन वंश समझ गया, आखिर अन्विता और नीरा वर्मिलियन बर्ड सोसाइटी की 2 बड़े लेवल की लोग हैं, तो उनकी सिक्योरिटी टाइट होना नॉर्मल है। थोड़ा आसपास नजर घुमाकर वंश हॉस्पिटल के अंदर चला गया। 3rd फ्लोर पर पहुंचा तो एक वीआईपी वार्ड के बाहर काले कपड़ों में 6 हट्टे कट्टे आदमी गार्ड बने खड़े थे। एक नज़र में समझ आ जाता था ये वर्मिलियन बर्ड सोसाइटी के स्पेशल मेंबर हैं। बॉस वंश आप आ गए। जैसे ही वंश पहुंचा, उन 6 लोगों ने तुरंत आदर से अभिवादन किया। आजकल वर्मिलियन बर्ड सोसाइटी के लोग वंश को दिल से सम्मान देते थे। आखिर अगर वंश ने 2 नाइट्स पहले एक्स्ट्रा लोग नहीं भेजे होते, तो वर्मिलियन बर्ड सोसाइटी को फ्लड ड्रैगन सोसाइटी से पक्का एक बड़ा झटका लगता। और फिर उन्हें यह भी पता था कि वंश ने अन्विता और नीरा की जान बचाई है, तो सम्मान के साथ साथ उनके अंदर कृतज्ञता भी थी। वंश ने सिर हिलाया और पूछा, चेयरमैन राघव और रणनीतिकार वेद अब बेहतर हैं। बॉस वंश, आपकी वजह से हमारे चेयरमैन और रणनीतिकार काफी बेहतर हैं, एक सांवला सा आदमी हंसकर बोला। चेयरमैन अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं, प्लीज अंदर आइए। ठीक है, वंश ने कहा। दरवाजा खोला और वार्ड के अंदर चला गया। वार्ड में घुसते ही उसने अन्विता और नीरा को बेड के हेडबोर्ड से टेक लगाए आदित्य से बात करते देखा। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर तीनों एक साथ मुड़ गईं। अन्विता ने जैसे ही वंश को देखा, उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। वंश तुम आ गए। नीरा और आदित्य ने भी वंश को ग्रीट किया। वंश मुस्कुराया, फल फूल मेज पर रखे और बोला, अन्विता, मैं पिछले 2 दिनों से बिजी था, आ नहीं पाया। आज तुम्हारा कॉल आया और टाइम मिल गया तो मैं आ गया। तुम दोनों कैसी हो अन्विता? नीरा, चोटें ठीक हो रही हैं? हाँ, अब काफी बेहतर लग रहा है, अन्विता ने मुस्कुराकर कहा। श्रीवंश, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। प्रेसिडेंट और मैं सेफ हैं। मैं आगे चलकर इस एहसान का जरूर बदला चुकाऊंगी, नीरा ने कृतज्ञता से कहा। नीरा, मैं तुम्हारी प्रेसिडेंट का दोस्त हूं। दोस्त मुसीबत में हो तो मैं नजरअंदाज कैसे करूं? और जहां तक मदद की बात है, मैंने कभी बदले में कुछ नहीं मांगा। हम दोस्त हैं, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं, वंश ने मुस्कुराकर कहा। वंश की बात सुनकर नीरा और आदित्य ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में तारीफ थी। अगर कोई और होता तो वो वर्मिलियन बर्ड सोसाइटी से फायदा उठाने की कोशिश करता, लेकिन वंश ने फायदे की बात तक नहीं की, वो बस दोस्त की मदद कर रहा था। कोई हैरानी नहीं कि ये आदमी मुंबई की सबसे बड़ी ताकत संभाल रहा है, इसमें वाकई दम है। वंश को अचानक कुछ याद आया। उसने अन्विता की तरफ देखा और पूछा, अन्विता, पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे वर्मिलियन बर्ड क्लैन को यशवंत के बारे में कोई खबर मिली? अन्विता ने भौहें उठाई। मैंने कई लोगों को मुंबई में उतारा यशवंत को ढूंढने के लिए, लेकिन आज तक एक भी खबर नहीं मिली। वैसे वंश, तुम्हारे लोगों को कुछ मिला? वंश ने सिर हिलाया। मेरे लोगों को भी यशवंत की कोई जानकारी नहीं मिली। अगर मिलती तो वो तुरंत मुझसे संपर्क करते। आदित्य ने गुस्से में मेज पर हाथ पटका और बोली,
वो कमीना यशवंत मेरे हाथ लग गया तो मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगी। अन्विता और नीरा की आंखों में भी ठंडा इरादा और मारने वाली फील उतर आई। आखिर वो लोग यशवंत की वजह से लगभग मर ही गए थे, तो वे और पूरी वर्मिलियन बर्ड सोसाइटी यशवंत से दिल से नफरत करती थी। तीनों के अंदर से निकलती उस भारी सी आभा को देखकर वंश ने मन ही मन तारीफ में सिर हिला दिया। कोई हैरानी नहीं कि ये तीनों महिलाएं वर्मिलियन बर्ड सोसाइटी खड़ी करके उसे इलाके की टॉप ताकत बना पाई। बिना साहस और दिमाग के ये हो ही नहीं सकता। वंश ने भौहें चढ़ाईं। यशवंत कहीं ना कहीं छिपा है और बहुत चांस है कि वो मुंबई में नहीं है। अगर मुंबई में नहीं तो कहाँ हो सकता है? अन्विता ने पूछा। मुझे भी नहीं पता। वंश ने सिर हिलाया। वो खुद भी हैरान था। यशवंत की छिपने की स्किल वाकई जबरदस्त है। शैडो ग्रुप भी उसे नहीं ढूंढ पाया। और तो क्यों न हम जियाओलोंग सोसाइटी के किसी बंदे को पकड़कर पूछ लें? आदित्य ने सुझाव दिया। वाइस प्रेसिडेंट आदित्य, ये तरीका काम नहीं करेगा, वंश ने कहा। फिर आगे बोला। कल रात मेरी मुलाकात जियाओलोंग सोसाइटी के एक मेंबर से हुई। मैंने उससे कुछ सवाल पूछे। उसने कहा उनकी जियाओलोंग सोसाइटी को भी नहीं पता और वो भी यशवंत के ठिकाने की तलाश कर रहे हैं। यशवंत आखिर छिपा कहाँ है? क्या उसके अपने लोग भी नहीं जानते? अन्विता ने भौहें चढ़ाकर कहा। जैसा आप लोग जानते हैं, यशवंत बहुत इंटेलिजेंट और चालाक है। वो छिपने के लिए आसानी से कोई सेफ जगह ढूंढ लेता है। वंश ने ठुड्डी पर हाथ फेरा और बोला, वैसे अगर वो बस छिपा बैठा है तो ठीक है। मुझे डर है ये आदमी फिर से कुछ बड़ा कांड कर सकता है। तो फिर करना क्या चाहिए? आदित्य ने झुंझलाकर पूछा। वंश की आंखें ठंडी पड़ गईं। जब वो बाहर आने से इनकार कर रहा है तो हम उसे मजबूर करेंगे। मजबूर? नीरा एक पल रुकी, फिर बोली। कैसे? आज रात मैं कुछ लोगों के साथ उसके इलाके में घुसूंगा, मारूंगा, जलाऊंगा और उसके ठिकानों को तहस नहस कर दूंगा जब तक जियाओलोंग सोसाइटी को भारी नुकसान नहीं होगा। मुझे नहीं लगता यशवंत चुप बैठ पाएगा, वंश ने व्यंग्य में कहा। वंश की बात सुनकर आदित्य की आंखें चमक उठीं। मिस्टर वंश, बढ़िया आइडिया। अन्विता ने सिर हिलाया। वंश, तरीका पॉसिबल है, लेकिन क्या ये बहुत रिस्की नहीं होगा? हर ठिकाने पर ढेर सारे गार्ड होते हैं। तुम जाकर उनके लोगों को मारोगे, जगह तोड़ोगे तो वो चुप थोड़ी बैठेंगे। वंश मुस्कुराया। अन्विता, हमारी प्लानिंग सीक्रेट में है। उन्हें पता ही नहीं है। जब तक उन्हें समझ आएगा क्या हुआ, हमारे लोग निकल चुके होंगे। फिर वो हमारा क्या कर लेंगे? हम अगर टाइमिंग सही रही तो खतरा नहीं होना चाहिए, नीरा ने थोड़ी देर सोचकर कहा। मिस्टर वंश, मैं इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके साथ हूं। भले हम यशवंत तक न पहुंचे, लेकिन उसे दर्द महसूस कराना काफी होगा, आदित्य ने कहा। वाइस प्रेसिडेंट आदित्य, मैं सहमत हूं। बस आपको अपनी सेफ्टी पर पूरा ध्यान रखना होगा, वंश ने कहा। टेंशन मत लीजिए मिस्टर वंश, मैं आदित्य काफी सक्षम हूं, आदित्य ने कॉन्फिडेंस में कहा। ठीक है, तो आज रात साथ काम करते हैं, वंश ने सिर हिलाया। इसके बाद वंश ने अन्विता और बाकी दोनों के साथ रात की प्लानिंग पर डिटेल में चर्चा की। जियाओलोंग सोसाइटी की कुल 14 शाखाएं थीं। आखिर में वंश ने 4 शाखाओं पर वार करने का फैसला किया। एजियो ड्रैगन शाखा, व्हाइट ड्रैगन शाखा, ब्लैक ड्रैगन शाखा और गोल्डन ड्रैगन शाखा। प्लान सिंपल था, इन चारों के सरगनाओं को खत्म करना और उनके सबसे ज्यादा कमाई वाले अड्डों को तोड़ फोड़ कर तबाह कर देना। इनमें अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग, कैसीनो, बार, नाइट क्लब और केटीवी शामिल थे। और हाँ, उन चारों हॉल मास्टर्स की जान की देखभाल वंश करेगा, बाकी सब आदित्य संभालेगी। 1 घंटे में प्लान फाइनल हो गया। वाइस प्रेसिडेंट आदित्य, आज रात की प्लानिंग क्लियर है ना? वंश ने पूछा। मिस्टर वंश, क्लियर है। आज रात जैसे ही आप कहेंगे, मैं अपने लोगों को मूवमेंट दे दूंगी, आदित्य ने कहा। गुड, वंश ने सिर हिलाया। फिर अन्विता और बाकी दोनों से विदा ली और हॉस्पिटल से निकल गया। हॉस्पिटल से निकलकर वंश ने गाड़ी प्रेत रात्रि स्वर्ग की तरफ मोड़ दी और लेईहू व बाकी लोगों को रात की प्लानिंग बता दी। वंश की प्लानिंग सुनकर लेईहू की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, भाई वंश, तो आज रात में कुछ लोग लेकर और आदित्य वगैरह के साथ मिलकर पूरा हंगामा काट दूंगा। हाँ, मेरा भी यही प्लान है, वंश ने कहा। फिर बोला, आज रात तुम 500 भाइयों को लीड करोगे और आदित्य के 500 लोगों के साथ मिलकर ऑपरेशन करोगे। टारगेट उन इलाकों के 4 सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाले बार, केटीवी और नाइट क्लब। टाइम आए तो सब तहस नहस करके निकल जाना, वहां ज्यादा देर मत रुकना, समझे? समझा, लेईहू ने सिर हिलाया। फिर बोला, भाई वंश,
आपके लिए अकेले जाकर फ्लड ड्रैगन सोसाइटी के चारों हॉल मास्टर्स को मारना बहुत रिस्की नहीं है। क्या मैं आपके साथ कुछ 100 भाई भेज दूं? हत्या करनी हो तो चुपचाप करना बेहतर रहता है। ज्यादा लोगों की मौजूदगी से काम और मुश्किल हो जाएगा। वंश मुस्कुराया। और वैसे भी मैं अकेला नहीं जा रहा। मैं कुंदन, अजय चौधरी और अर्पित तीनों को आज रात साथ चलने को बोल चुका हूं। तुम्हें क्या लगता है, मुंबई में कोई हम चारों को रोक पाएगा? लेईहू मुस्कुराया। भाई वंश सही कह रहे हो। आपकी और भाई कुंदन की ताकत मैं जानता हूं। लगता है फ्लड ड्रैगन सोसाइटी के वो चारों हॉल मास्टर आज रात गए समझो। हे होना ही चाहिए। वंश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, आज रात 9 बजे एक्टिंग शुरू करते हैं। ठीक है। लेईहू ने जोर से सिर हिलाया। प्लान फाइनल करके वंश प्रेत रात्रि स्वर्ग से निकल गया। रात 8 बजे। रात स्याही जैसी काली थी। आसमान में बस एक अर्धचंद्र लटका था। जैसे जैसे तापमान गिरा, शाम की हवा में ठंडक बढ़ती गई। वंश ने अपनी लैंड रोवर मेपल लीफ विला नंबर 6 से निकाली और सीधे प्रेत रात्रि स्वर्ग की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वंश के होठों में सिगरेट थी और उसका मूड काफी डाउन था। रिया आज पूरा दिन इंस्पेक्शन के लिए बाहर थी, कंपनी में नहीं थी, तो वंश को उससे बात करने का चांस नहीं मिला। शाम को जब वंश घर लौटा, उसने डिनर के वक्त रिया से बात करने की कोशिश की, लेकिन रिया ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। लगता है ये लड़की सच में उससे नाराज है। वंश ने बेबसी से सिर हिलाया, सोचते हुए कि ये रिश्ता धीरे धीरे ही सुधरेगा। आधे घंटे बाद वंश प्रेत रात्रि स्वर्ग पहुंच गया। इस वक्त लेईहू, आकाश और बाकी मिलाकर 500 एलीट लोग क्लब के एंट्रेंस पर जमा थे। भाई वंश। वंश के कार से उतरते ही सबने सम्मान से सलाम ठोका। भाई वंश, हम रेडी हैं। क्या शुरू करें? लेईहू ने पूछा। कर सकते हैं। वंश ने सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद तुम अपने लोगों को लेकर वेस्टर्न जोन में आदित्य के ग्रुप से मिल लेना। ऑपरेशन शुरू होते ही मैं तुम्हें कॉल करूंगा। ठीक है। भाई वंश समझ गया, लेईहू ने जवाब दिया। फिर वंश ने अक्षत की तरफ देखा और कहा, अक्षत, आयरन ब्लड अलायंस की सिक्योरिटी अब तुम्हारे हाथ में है। टेंशन मत लो भाई वंश, मैं हूं तो आयरन ब्लड अलायंस को कुछ नहीं होगा। अक्षत ने भरोसा दिलाया। ठीक है, तब मुझे राहत है। वंश ने संतुष्टि से सिर हिलाया, फिर हाथ हिलाकर बोला, लेईहू चलो निकलो। इसके बाद लेईहू, आकाश और कई सीनियर लीडर्स ने 500 लोगों को बसों और 1 दर्जन से ज्यादा वैन में बैठाया। प्रेत रात्रि स्वर्ग से निकले और सीधे वेस्टर्न जोन की तरफ बढ़ गए। जब लेईहू वगैरह निकल गए, वंश ने कुंदन और बाकी 2 की तरफ देखकर कहा, कुंदन, अजय, अर्पित, चलो हम भी चलते हैं। फिर वंश ने तीनों को कार में बैठाया और वेस्टर्न जोन की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में वंश के मोबाइल पर कॉल आया। ये शैडो ग्रुप के लीडर अर्पण खत्री का कॉल था। कॉल कनेक्ट हुआ। भाई वंश, क्या तुमने उन चारों का पता लगा लिया है? भाई वंश, हमने कन्फर्म कर लिया है। इस वक्त एजियोर ड्रैगन हॉल का लीडर ललित हुडा ब्लिस पैलेस बाथ सेंटर में है। व्हाइट ड्रैगन हॉल का लीडर रेयांश कपूर जुहू विला कॉलोनी के विला नंबर 12 में अपनी गर्लफ्रेंड के घर आराम कर रहा है, जबकि ब्लैक ड्रैगन हॉल का लीडर विराज जोशी ग्रैंड होटल के फर्स्ट बेसमेंट वाले कैसीनो में है। गोल्डन ड्रैगन हॉल की लीडर तान्या भंडारी स्टारलाइट एंटरटेनमेंट सिटी के सेकंड बेसमेंट में अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग में मौजूद है। और हाँ, उन चारों की फोटो और रिलेटेड इन्फो आपके ईमेल पर भेज दी है। ठीक है, समझ गया। तुम्हारी मेहनत के लिए धन्यवाद, वंश ने कहा और कॉल कट कर दी। फोन रखते ही वंश ने ईमेल खोला और ललित हुडा, रेयांश कपूर, विराज जोशी और तान्या भंडारी की शक्ल, सूरत और बाकी डिटेल्स दिमाग में बिठा ली। भाई वंश, अब कहाँ? अजय चौधरी ने अपने हाथ में मौजूद नीले कमल की तल पोंछते हुए पूछा। ब्लिस पैलेस बाथ सेंटर। वंश ने आंखें सिकोड़कर अपना पहला टारगेट सेट किया, क्योंकि वही सबसे पास था। वंश ने गाड़ी तेज उड़ाई और ठीक रात के 9 बजे ब्लिस पैलेस बाथ सेंटर पहुंच गया। एंट्रेंस पर कार रोककर वंश और बाकी तीनों बाहर उतरे। ब्लिस पैलेस बाथ सेंटर की भव्य चमक दमक वाली बिल्डिंग देखते ही वंश की आंखों में घातक चमक उतर आई। तो यही है आनंद का महल है ललित हुडा, मैं तुझे जल्दी ही ऊपर पहुंचा दूंगा। वंश ने मन ही मन बुदबुदाया, फिर कुंदन और बाकी दोनों को लेकर अंदर चला गया। स्नानघर में घुसते ही वंश सीधे एक मेल अटेंडेंट के पास गया और पूछा, भाई, जियाओलोंग सोसाइटी के ललित हुडा कहाँ हैं? सॉरी सर, मैं ये नहीं बता सकता। हमें गेस्ट की प्राइवेसी प्रोटेक्ट करनी होती है, अटेंडेंट ने सिर हिलाकर कहा। वंश मुस्कुराया, अपने वॉलेट से कैश का एक बंडल निकाला
उसके हाथ में थमा दिया और बोला, बस बता दे, ये पैसा तेरा। पैसा देखते ही अटेंडेंट घबरा गया, झट से कैश जेब में डाला और वंश के कान में फुसफुसाया, सर, बॉस हुडा 4th फ्लोर पर मसाज रूम नंबर 404 में है। ओह हा, शुक्रिया। वंश मुस्कुराया, फिर कुंदन और बाकी दोनों को लिफ्ट में लेकर सीधे 4th फ्लोर पर चला गया। जब आदमी मसाज में है तो बाथरोब वगैरह बदलने का झंझट खुद ही बच जाता है। 4th फ्लोर पर पहुंचते ही वंश और उसके साथियों ने गलियारे में जैकेट पहने 12 गुंडों को घूमते देखा, जो किसी को भी रूम नंबर 404 के पास नहीं आने दे रहे थे। हे, लगता है ये आदमी मरने से बहुत डरता है, वंश ने व्यंग्य में कहा। फिर कुंदन और बाकी दो से बोला, कुंदन, अजय, अर्पित तीनों बाहर वालों को संभालेंगे, जल्दी करना और किसी और को अलर्ट मत करना। हाँ वंश, अजय चौधरी ने सिर हिलाया। ठीक है, चलो अब। वंश ने हाथ हिलाया और तीनों को साथ लेकर रूम नंबर 404 की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचे, एक बदमाश ने रास्ता रोक दिया। इधर किसी को आने की इजाजत नहीं है, निकलो यहां से, उसने घमंड से हाथ झटक दिया। हे, वंश मुस्कुराया, हाथ आगे बढ़ाया और झट से उस बदमाश की गर्दन पकड़ ली, फिर चट की आवाज के साथ तोड़ दी। वो गुंडा गिरा ही था कि बाकी गुंडे तुरंत हरकत में आ गए। दुश्मन, दुश्मन, एक ने बस इतना चिल्लाया ही था कि भूश ठंडी चमक कौंधी। अजय चौधरी की तलवार चली और उस बदमाश की गर्दन चीर गई, खून फूटा और वो वहीं ढेर हो गया। फिर वंश और उसके तीनों साथियों ने एक साथ अटैक किया और 1 मिनट के अंदर 12 के 12 गुंडे निपट गए। 12 गुंडों से निपटकर वंश रूम नंबर 404 के दरवाजे पर गया और खटखटाया। कौन है भाई? अंदर से एक महिला की आवाज आई। तौलिए, वंश ने जवाब दिया। कुछ ही मिनट में दरवाजा खुला। दरवाजे पर बिखरे बालों वाली, गरम सी देह वाली एक औरत खड़ी थी। मैंने तौलिया नहीं मांगा, तुम लोग कौन हो? उसने शक से पूछा। तुझे इतना जानने की जरूरत नहीं, वंश ने उदासीन मुस्कान के साथ एक ही वार में उसे बेहोश कर दिया। फिर कुंदन और बाकी दो के साथ अंदर घुस गया। अंदर घुसते ही उसने ललित हुडा को तौलिए में लिपटा, बिस्तर पर औंधे मुंह लेटा देखा। वो बोल रहा था, सुंदर मैडम, चलो आगे बढ़ते हैं। मास्टर ललित, क्या कर रहे हो? वंश ने मजाकिया मुस्कान के साथ पूछा। आवाज सुनते ही ललित हुडा झट से उठ बैठा। जैसे ही उसने वंश और उसके तीनों साथियों को सामने खड़ा देखा, वो चौंक कर बोला, तुम लोग कौन हो? जो तुझे मारने आया है वही, वंश ने ठंडी हंसी के साथ कहा। क्या? ललित हुडा के चेहरे का रंग बदल गया। उसने दाहिने हाथ से बिस्तर के नीचे हाथ डाला, लेकिन जैसे ही उसका हाथ बढ़ा, अजय चौधरी की तलवार उसकी गर्दन पर तैयार थी। वूश, तलवार तेज थी, एक झटके में गर्दन पर गहरा कट लग गया। ललित हुडा ने दबी हुई कराह निकाली, आंखें फटी रह गईं। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन मुंह से आवाज ही नहीं निकली। चेहरे पर दहशत थी। हत्यारे, ललित हुडा को खत्म करके वंश ने हाथ हिलाया। चलो, इतना कहकर वंश और बाकी तीनों पलटे और बाहर निकल गए। लिफ्ट से नीचे उतरकर चारों एक ही कार में बैठे और ब्लिस पैलेस से निकल गए। जैसे ही वंश और उसके 3 साथी निकले, नीचे पहरा दे रहे ललित हुडा के कई लोग ऊपर आ गए उससे बात करने। लेकिन 4th फ्लोर पर पहुंचते ही उन्होंने गलियारे में बेतरतीब पड़े 12 शव देखे। ये क्या हो गया? एक आदमी सन्न रह गया। अरे नहीं, बड़ा भाई खतरे में है, एक गुर्गे ने चिल्लाया। फिर वो कई और लोगों को लेकर रूम नंबर 404 में घुस गया। ललित हुडा बिस्तर पर गिरा पड़ा था, आंखें दहशत से फटी थीं और चादरें पहले से खून से लाल हो चुकी थीं। बड़े भाई, किसी ने बड़े भाई को मार दिया, एक गुंडा चीखा। कुछ मिनट पहले ही मेरी भाई से फोन पर बात हुई थी, कातिल अभी अभी निकला है, जल्दी करो, पीछा करो, दूसरे ने दहाड़ मारी और कई लोगों को लेकर वो सीढ़ियों से नीचे भाग पड़ा। लेकिन वंश और उसके 3 साथी तो कुछ मिनट पहले ही निकल चुके थे। उनके बड़े भाई की हत्या उनकी नाक के नीचे हो गई और उन्हें भनक तक नहीं लगी, इससे वो आग बबूला थे। जल्दी करो, सीसीटीवी फुटेज देखो, हत्यारे को ढूंढना ही होगा, एक लीडर ने दहाड़ा। भां, सब भागकर फुटेज चेक करने चले गए। इस वक्त स्नानघर की 4th फ्लोर पर पूरी अफरा तफरी मची हुई थी। दूसरी ओर वंश और उसके तीनों साथी अगली मंजिल की तरफ गाड़ी उड़ाए जा रहे थे। भाई वंश, ललित हुडा जियाओलोंग सोसाइटी का लीडर नहीं था, इतना आसान कैसे हो गया? अजय चौधरी ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। वंश मुस्कुराया। आसान तो था, सबसे बड़ी बात ललित हुडा की सतर्कता बहुत कमजोर थी और ये समझ में आता है। आखिर जियाओलोंग सोसाइटी वेस्टर्न जोन की सबसे बड़ी ताकत है। वो घमंड के आदी हैं, कोई उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं करता।
तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा कि कोई उन पर शिकार करेगा। ओह, समझा। अजय चौधरी ने सिर हिलाया। भाई वंश अब कहाँ? आज तो मजा ही नहीं आया। पूरी ताकत लगाने का टाइम भी नहीं मिला और सब ढेर हो गए, कुंदन ने भारी आवाज में कहा। कुंदन, जल्दी मत कर, असली मजा भी बाकी है, वंश ने मुस्कुराकर जवाब दिया। हे, मुझे पता है भाई वंश के पीछे चलोगे तो लड़ाई जरूर मिलेगी। कुंदन मुस्कुराया। भाई वंश, अब आगे कहाँ? जुहू विला कॉलोनी, विला नंबर 12। वंश ने अगला लोकेशन बताया। ये सुनते ही कुंदन और बाकी दो की आंखें चमक उठीं। तीनों एक्साइटमेंट में हथेलियां रगड़ने लगे। वंश मुस्कुराकर सिर हिला गया। ये तीनों लड़के वाकई शरारती हैं। फिर वंश ने सिगरेट जलाई, टाइम देखा, 9:30 हो रहे थे। अब लेईहू और आदित्य का ऑपरेशन स्टार्ट कराने का टाइम हो गया था। ये सोचकर वंश ने लेईहू को कॉल किया। लेईहू, सब रेडी? वंश ने पूछा। भाई वंश, वाइस प्रेसिडेंट आदित्य और मैं पूरी तरह रेडी हैं। मैं 1987 बार और जियांगनान क्लब दोनों संभालूंगा। वाइस प्रेसिडेंट आदित्य 2 जगहों की इंचार्ज हैं, हाई फ्लाई केटीवी और एन्चेंटमेंट बार।